वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्यूचर। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं MHI 9 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। देखिए दोस्तों, MHI 9 में कुल मिलाकर 35 यूनिट्स हैं, जिसके 35 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि आज हम पार्ट 1 लेकर आए हैं, जिसमें हम कुल मिला के 17 जो शुरुआती क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे, बाकी के पार्ट 2 में। चलिए फिर आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल पर आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, IAS एग्जाम, इग्नू MA हिस्ट्री फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर से जुड़े हुए अलग अलग वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जिसको आप वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक्स में जाकर देख सकते हैं। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए फिर आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं। राष्ट्रवाद के गैर आधुनिकतावादी सिद्धांत क्या है, उनका महत्व क्या है? ये एक ऐसा घटनाक्रम है जिसकी जो जड़ें हैं वो बेहद गहरी हैं। इसके पीछे के जो तथ्य को समझने के लिए जो है काफ़ी समय लगेगा, ऐसा जो है इतिहासकार मानते हैं। विकासवादी, प्रगतिवादी, निरंतरवादी, इस तरीके के जो हैं अलग अलग सिद्धांत उस समय काम कर रहे थे। पूर्व की स्थिति से जो है ये अपने आप को जोड़ कर देखते हैं, यानी कि एक अलग तरीके की छवि और पहचान जो भारत की थी या राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई जो पहचान थी, उससे चीज़ों को जोड़ कर देखते हैं। आविष्कृत परंपरा क्या है कि जो पुरानी परंपरा है उसमें नए विचारों को जोड़कर जो मिली जुली व्यवस्था बनाई जाती है, उसे आविष्कृत परंपरा कहते हैं। और इसका पीढ़ी दर पीढ़ी आगे की जो जनरेशन्स हैं उसमें जो है हस्तांतरण करना भी बेहद ज़रूरी है। अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन अहिंसक मार्ग पर क्यों रहे, जबकि कई अन्य आंदोलनों ने औपनिवेशिक शासन के विरोध में हिंसा का मार्ग अपनाया था? तो महात्मा गांधी की बात करें तो उन्होंने अहिंसक विरोध का समर्थन किया। शीत युद्ध जब आया, शीत युद्ध के दौरान में क्या हुआ कि बाहरी जो दखल है, यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा जो है अन्य देशों पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश की गई, जो कहीं ना कहीं एक अहिंसक तरीका था। फ्रांस और अमेरिका और कहीं कहीं पे जो है ये युद्ध की स्थिति तक भी पहुंचा था। इसके बाद फ्रांस और अमेरिका के खिलाफ वियतनाम की अगर बात करें तो वहाँ पर हिंसक विरोध हुए। प्रतिनिधि निकाय जैसी व्यवस्था जब लाई गई तो राष्ट्रीय आकांक्षाओं की कुछ हद तक पूर्ति ज़रूर हुई। तो जो विरोध थे वो हिंसक होने की बजाय अहिंसक हो गए। उदार और संवैधानिक रास्ता कई लोगों ने अपनाया। इसके अलावा जाति, भाषा और धर्म के आधार पर जो विभाजन थे उसके आधार पर भी जो है अलग अलग सोच रखने वाले लोग थे। उसी के आधार पर हिंसात्मक और अहिंसात्मक जो है विरोध सामने आए। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद पर मार्क्सवादी इतिहास लेखन के बुनियादी बिंदु क्या हैं? औपनिवेशिक शोषण और राष्ट्रवादियों की परंपरावादी सोच की जो है यहाँ पर आलोचना की मार्क्सवादियों ने। आर्थिक कारकों और वर्ग विभेदों की ओर ध्यान नहीं दिया गया, इस बात की भी आलोचना की गई। उत्पादन और वर्गों की प्रणाली के आधार पर अंतर विरोध यहाँ देखने को मिलता है। उनका मानना था कि जो राष्ट्रवादी आंदोलन है वो शुरू से जो राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ उसके बाद जो है भारत जो है एक राष्ट्र बना। शुरुआत में ऐसा नहीं था, भारत जो है कई टुकड़ों में विभाजित था। तो राष्ट्रवादी आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही भारत एक राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया। भारत को पूंजीवाद की तरफ अग्रसर माना, जिसमें बुजुर्गा वर्ग का वर्चस्व था। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद में शुरुआत में क्या था कि बुजुर्गा भूस्वामियों का प्रभुत्व था। फिर प्रथम विश्व युद्ध आया तो उसमें शहरी निम्न वर्ग जो है प्रमुखता से सामने आए, और बाद में जब युद्ध खत्म हो गया तो आम जनता ने जो है आंदोलनों में भाग लेना शुरू किया, जो कि राष्ट्रवाद से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। कैम्ब्रिज स्कूल की भारतीय राष्ट्रवाद की व्याख्या पर विचार कीजिए। राष्ट्रवादी और मार्क्सवादी दोनों ही दृष्टिकोण की ये विपरीत थे। भारतीयों के बीच में जो है ये मानते थे कि भारतीयों के आपस में ही केंद्रीय अंतर विरोध हैं, न कि आम जनता और औपनिवेशिक सत्ता के बीच। जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर जो है आपसी अंतर विरोध हैं। हालांकि ये तर्क सही भी है अपनी जगह पे, परंतु आम जनता और औपनिवेशिक सत्ता के बीच जो अंतर विरोध था उसको पूरी तरह नकारना बिल्कुल गलत है। राष्ट्रवादी गतिविधियों का जो कारण है वो अंग्रेजी सत्ता और भारतीय उद्यम दोनों ही माने गए। पदों और अधिकार को लेकर जो है कुलीनों में जो है एक लंबी होड़ देखी गई, और जिसका परिणाम था भारतीय राष्ट्रवाद। मुस्लिम लीग की जो मांग थी, यानी कि भारत से अलग होने की, और जो कि बाद में पूरी भी हुई, जो कि पाकिस्तान बना, उसमें जो है अंतर विरोध का जो एक अहम उदाहरण इसको आप मान सकते हैं। इसे आप एग्जाम में भी ज़रूर लिख के आइएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, क्या ब्रिटिश प्रशासनिक कार्रवाई में भारत में राष्ट्रवाद के उदय के मूल कारण माने जा सकते हैं? हाँ, काफ़ी सारे अर्थों में हम ऐसा मान सकते हैं कि बहुत सारी ब्रिटिश प्रशासनिक कार्रवाइयाँ थी जो भारत के विकास के जो है काफ़ी खिलाफ थी। सबसे पहले बात करें 1857 का विद्रोह। इसने क्या किया कि जो ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिश शासन था, उसके बाद जो है 1858 में उन्होंने सीधा सीधा सत्ता अपने हाथ में ले ली। कहीं ना कहीं यहाँ से जो है प्रशासनिक तंत्र मजबूत होने की जो है शुरुआत हो गई। वायसराय लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया, जो कि प्रेस से जुड़े हुए जो अधिकार थे उस पर काफ़ी ज़्यादा शोषणकारी था। उसके बाद आर्म्स एक्ट लाया गया, जिसमें भारतीयों को जो है हथियार रखने के लिए लाइसेंस रखना अनिवार्य कर दिया गया। इल्बर्ट बिल लाया गया, जिसमें भारतीय मजिस्ट्रेट को किसी यूरोपियन का न्याय करने की अनुमति दी गई। लॉर्ड रिपन, हालांकि इन्होंने काफ़ी सारे सकारात्मक कदम उठाए भारत के हित में। इन्होंने भारतीय लोक सेवा परीक्षा में उम्र सीमा को बढ़ाने जैसा कदम उठाने का पक्ष रखा, परंतु जो विरोध है वो काफ़ी बड़ी संख्या में था, इसीलिए ब्रिटिशों ने इनकी जो मांग थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। रोजगार के कम अवसर देखे गए और दमनकारी नीति, इससे तो हम सब अवगत ही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में आरंभिक राष्ट्रवादी में द्वारा धन की निकासी और भारत में उद्योगों की कमी पर व्यक्त किए गए दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए। यानी कि धन की निकासी और भारत में उद्योगों की कमी, ये जो दो मुद्दे हैं इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहले धन की निकासी को देख लेते हैं। उपनिवेश विरोधी सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय भावना ये मानी गई कि भारत का जो पैसा है वो बाहर जा रहा था और भारत के लोग गरीबी के अंदर धंसते जा रहे थे। एक तरफा लाभकारी व्यवस्था है, जिसके अंदर ब्रिटिश शासन से जुड़े हुए जो साम्राज्य हैं वहाँ पर जो है लाभ की स्थिति देखी गई। दादा भाई नौरोजी जो थे इस निकासी के सिद्धांत के सबसे बड़े प्रवर्तक माने जाते हैं और उन्होंने इससे जुड़े काफ़ी सारे आंकड़े भी प्रस्तुत किए थे। राष्ट्रवादी विचारधारा का केंद्रीय सिद्धांत ये आगे चलकर बन गया। अब उद्योगों की कमी की बात करें तो स्वदेशी उद्योगों का जो है पूरी तरह पतन होने को आया था और आधुनिक उद्योगों को तेज़ी से बढ़ाया जाने लगा, जो कि विफल हो गया। रोजगार के जो अवसर थे बिल्कुल समाप्त हो गए थे, परंतु आंशिक तौर पर जो कुछ रोजगार के अवसर थे वो आधुनिक उद्योगों में ट्रांसफ़र हो गए थे। उत्पादक देश की जो पारंपरिक महत्ता थी, हमें किस तरह से माना जाता था कि भारत जो है वो उत्पादक देश की गिनती में माना जाता था, अब जो महत्व था वो घट गया। निर्यातक हम माने गए पहले के दौर में और अब आयातक की भूमिका में आ गए थे, यानी कि बाहर से हम चीज़ों को ले रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं, औपनिवेशिक स्थिति में सांस्कृतिक वैचारिक प्रतिरोध की सीमाएं क्या थी? पाश्चात्य और देशज संस्कृति के बीच में, यानी कि जो वेस्टर्न कल्चर है और जो हमारा यहाँ का कल्चर है इंडियन कल्चर, उसके बीच में अंतर विरोध देखने को मिला। पारंपरिक संस्कृति को पुनर्जीवित करने के भरपूर प्रयास किए गए। धार्मिक क्षेत्र में जो आडंबर था, जो ब्राह्मणों से रिलेटेड जो अलग तरीके की जो गलत तरीके की जो योजनाएं थी या फिर कुछ रीतियां कुछ प्रथाएं थी, उनको पूरी तरह से निष्कासित किया गया। सांस्कृतिक जो वैचारिक प्रतिरोध थे, इसके तहत हम कह रहे हैं देशी भाषा का जो है प्रयोग किया गया, क्योंकि भारत में जो है ज़्यादातर लोग साक्षर नहीं थे, तो प्रचार प्रसार करने के लिए देसी भाषा को उपयोग में लाया गया। पुराने लेखन का जो है आम भाषा में जो है अनुवाद किया गया, ट्रांसलेशन किया गया, जो कि तर्क पर आधारित था। वैकल्पिक शिक्षा पद्धति को अपनाया गया। इसके अलावा धार्मिक मुद्दों पर कई जगह पर वाद विवाद सामने आए, जिसके उदाहरण में आप देख सकते हैं राजा राम मोहन राय को, जिन्होंने ईसाई मिशनरियों के साथ में धार्मिक मुद्दों पर काफ़ी बड़े बड़े वाद विवाद किए। अगला प्रश्न देखते हैं, वे कौन से कारण थे जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया? सबसे बड़ा कारण था 1905 का बंगाल विभाजन। स्वदेशी और पूर्ववर्ती जो प्रतीक थे, हमारे प्रतीक चिन्ह थे, वो लुप्त हो रहे थे, दूसरा कारण, और संस्कृति का भी ह्रास होता जा रहा था। तीसरा कारण औपनिवेशिक नौकरशाही की जो है एक तरफा बांग्ला विरोधी मानसिकता। चौथा कारण भौगोलिक गतिशीलता बढ़ती जा रही थी और आधुनिक संचार व्यवस्था ने जो है प्रचार प्रसार में काफ़ी सहायता की। उच्च वर्ग और सीमित ताकतों तक जो अगर बंगाल की बात करेंगे तो बंगाल में जो है उच्च वर्ग और सीमित ताकतें जो थी वो ही राज करती थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि आम जनता में भी जो है ताकत का संचार होने लगा और एकात्मक ताकत उभर कर सामने आई। आत्मनिर्भरता, ग्रामीण स्तरीय संगठन और रचनात्मक कार्यों की जो है अधिकता होने लगी।
इसीलिए कहीं ना कहीं स्वदेशी आंदोलन जो है जन्म ले गया, यानी कि स्वदेशी आंदोलन जो है सामने आया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव की चर्चा कीजिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या प्रभाव पड़ा यहाँ पर, ये आप देख लेते हैं। 1914, जब 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, उसी दौरान जो है स्वशासन की मांग जो है कांग्रेस उठा रही थी। मानव जीवन की हानि, मानव जीवन की जो है बहुत बड़े स्तर पर हानि हुई और युद्ध से जुड़ा हुआ जो एक्स्ट्रा खर्चा था उसको पूरा करने के लिए बहुत सारे उधार और ऋण लिए गए। अब इसमें क्या हुआ कि ऋण को पूरा करने के लिए करों में जो है तेज़ी से बढ़त की गई, जो टैक्स थे उन्हें बढ़ा दिया गया। खाद्य पदार्थों की जो कीमत थी वो बढ़ गई, खाद्य पदार्थों को निर्यात तक करना पड़ा सैनिकों को। इससे क्या हुआ कि जो भारतीयों के बीच में जो है खाद्य पदार्थों की कमी हो गई। भारतीयों की सेना में जबरदस्ती भर्ती की गई। युद्ध में समर्थन और विरोध को लेकर जो मिली जुली सोच थी उसके तहत जो है भारतीयों के बीच ही अंतर विरोध पैदा हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी को राजनीतिक दर्शन का आकार देने में दक्षिण अफ्रीका के अनुभव का क्या महत्व था। देखिए, महात्मा गांधी 1893 से 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में रहे। भारतीयों को अधिकारों, न्याय, राजनीतिक भागीदारी के प्रति उन्होंने काफ़ी अच्छी खासी चेतना जगाई। इंडियन ओपिनियन नाम के अखबार की शुरुआत की, भारतीय व्यापारियों का नेतृत्व किया, सत्याग्रह का नया सिद्धांत अपनाया। इसके अलावा आगामी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए जब वो भारत आए, वो पहले से ही इतने आत्मविश्वास से जागृत हो चुके थे, जिससे क्या हुआ कि भारत में जो है सत्याग्रह और अन्य आंदोलनों को नेतृत्व देने में उनको काफ़ी सहायता मिली। अगला प्रश्न देखते हैं, रॉलेट अधिनियम क्या था, ये राष्ट्रवादियों के बीच और लोकप्रिय क्यों था। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो कि काफ़ी सीमित प्रकृति का था, इसके बाद क्या हुआ कि हिंसक विरोध होने लगे। फिर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में जो है एक समिति गठित की गई। क्रांतिकारियों पर क्यों गठित की गई थी, क्रांतिकारियों पर विधायी लगाम यानी कि कानूनी रूप से लगाम लगाने के लिए उपाय सुझाने के लिए 2 ड्राफ्ट विधेयक तैयार हुए। भारतीय दंड संहिता में बदलाव किए गए, कानून की प्रक्रिया को छोटा किया गया, यूरोपियन पर पड़ने वाले प्रभावों को भी कमतर करने का प्रयास किया गया। इसके अलावा बिना ट्रायल के गिरफ्तारी और जेल में डालने जैसे कड़े कदम उठाए गए। अगला प्रश्न देखते हैं, असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम क्या था। साम्राज्यवादी चेतना जगाने और प्रसारित करने में इसने अहम भूमिका निभाई। जातिगत भेदभाव के खिलाफ यहीं से जो है विचार निकलना शुरू हुआ और आगे जाकर जो है संविधान में भी ये व्यवस्था की गई कि जाति के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। मध्य वर्ग, किसान और मजदूरों का भरपूर योगदान मिला। हड़ताल में तेजी से बढ़त हुई। महिलाओं का यहाँ पे बहुत अहम योगदान है। अगर आप कहेंगे कि असहयोग आंदोलन के कुछ गिने चुने पॉइंट बताएं कि वो इम्पोर्टेंट क्यों था, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है महिलाओं का योगदान। इस समय क्या हुआ कि पहला तो घरों की दीवारों से महिलाओं को मुक्ति मिली, वो बाहर निकल कर आई। दूसरा, राष्ट्रवादी आंदोलन में भागीदारी, दोनों ही बहुत अहम बातें हैं। भारतीय राजनीति में जो है एक क्रांतिकारी परिवर्तन असहयोग आंदोलन के पश्चात आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के आरंभिक विकास की चर्चा कीजिए। 1905 के बंगाल विभाजन का सबसे पहले हिंसात्मक विरोध शुरू हुआ। फिर 1908 में गठित यंग मेंस एसोसिएशन की सक्रियता, इसमें क्यों ये सक्रिय थे, ये बम बनाने को लेकर काफ़ी सक्रिय थे, जो कि बाद में काफ़ी काम आया हिंसक विरोध के लिए। 1912 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग को मारने का प्रयास किया गया। 1913 में हरदयाल द्वारा सैन फ्रांसिस्को से गदर नाम का अखबार निकाला गया और बाद में इसी नाम से गदर पार्टी बनी, जो कि धर्मनिरपेक्ष और पंचायत राज जैसे उद्देश्य को लेकर सामने आई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रवादी आंदोलन अभिवृद्धि में स्वराज पार्टी में किस प्रकार योगदान दिया। स्वराज पार्टी की बात करें, उनके उद्देश्यों की बात करें, तो राष्ट्रवादी आंदोलनों के विभिन्न तत्वों को इन्होंने क्या किया, एक मंच पर लाया। जो हम पहले बात कर रहे थे कि एक प्रकृतिवादी है, राष्ट्रवादी, अलग अलग तरह के जो विचारक यहाँ पर थे, उनको एक जगह पर लाने का इन्होंने प्रयास किया। असेंबली और परिषद में भारतीय सदस्यों का गठबंधन बनाने का प्रयास किया। तीसरा, स्वराज की जो मांग है उसको इन्होंने प्रायोरिटी दी। चौथा, जनमत को इन्होंने काफ़ी हद तक प्रभावित किया। अगला प्रश्न देखते हैं, असहयोग आंदोलन की सफलता और असफलता का विश्लेषण कीजिए। असहयोग आंदोलन की पहले सफलता देख लेते हैं। कांग्रेस हेतु जो है काफ़ी बड़ा जो लाभकारी यहाँ से समर्थन मिला, काफ़ी राजनीतिक समर्थन जो है असहयोग आंदोलन के बाद कांग्रेस को मिला।
और इसका जो उदाहरण है, उसका जो एग्जाम्पल है वो 1937 में देख लिया गया। चुनावी जीत हो गई कांग्रेस की। राष्ट्रवाद को क्रांतिकारी सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों से जोड़ने का प्रयास किया गया। इसके अलावा भूमि सुधार के प्रति जो है यहाँ पर नेताओं की रुचि बढ़ने लगी। असफलता क्यों? आंदोलन की सीमितता, कहीं ना कहीं ये एक समय पर जाकर सीमित हो गया। इसका कारण क्या था कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था कुछ कारणों की वजह से। जन विरोध का जबरदस्त विरोध जो है चरम पर था उस समय पे। जनता के वजनदार प्रभुत्व का ह्रास हुआ। जब जनता का जो प्रभुत्व है ऊपर की तरफ जा रहा था, चरम पर था, उसी समय गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया, तो इससे एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। इसके अलावा नौजवानों के बीच में जो है काफ़ी निराशा फैली। अगला प्रश्न देखते हैं, नेहरू रिपोर्ट की विशेषताएं बताइए। प्रांतीय परिषद से निर्वाचित 200 सदस्यों वाली सीनेट 7 साल के लिए, वयस्क मताधिकार से निर्वाचित 500 सदस्यों वाली प्रतिनिधि सदन 5 साल के लिए गठित करने की मांग रखी गई। नेहरू रिपोर्ट में ये कहा गया, गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद की सलाह से काम करेंगे जो संसद के प्रति जिम्मेदार होगी। संघीय ढांचा बनाया गया परंतु प्रांतों को जो है समान भागीदारी नहीं दी गई। सांप्रदायिक समस्या के लिए जो है काफ़ी सारे उपाय सुझाए गए, जिनमें से 3 को हम बात कर लेते हैं। धर्म और ईमान की आज़ादी जो है संविधान में प्रस्तावित की गई। मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों को अलग राजनीतिक सांस्कृतिक पहचान देना, जैसे कि सिंध जो था उसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग किया गया और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को पूर्ण प्रांत का दर्जा देना। इसके अलावा अलग निर्वाचन मंडल के सिद्धांत को जो है पूरी तरह से खारिज किया गया, परंतु कुछ क्षेत्रों में जो है कुछ आधार पर जो है आरक्षण जो है जारी रखा गया। अगला प्रश्न देखते हैं और आखिरी प्रश्न देखते हैं, कांग्रेसी मंत्रिमंडलों की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। राजनीतिक बंदियों की इन्होंने रिहाई और अन्य नागरिक अधिकार जैसे मुद्दे उठाए। इसके अलावा किसान की समस्याओं की ओर ध्यान दिया, मजदूर वर्ग के बेहतर काम के हालातों पर ध्यान दिया, उनके काम के स्थानों पर ध्यान दिया। काफ़ी सारे रचनात्मक कार्य किए, जिसमें शराबबंदी, स्वदेशी खादी को समर्थन देना, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और मातृभाषा के प्रति सकारात्मक कदम उठाना, आदिवासी कल्याणकारी योजनाएं बनाना, इसके अलावा व्यापारिक और आर्थिक सर्वेक्षण करवाना। इसी के साथ ही ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगले पार्ट के लिए रेडी रहिएगा और अपने फीडबैक जो हैं कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल ना भूलें।